नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फैमिली फिजिशियन डॉक्टर संदीप सोनी। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि अभी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। वो है डॉग बाइट्स एंड रेबीज। दोस्तों, डॉग बाइट्स और रेबीज के केसेस में इंडिया आज की तारीख में वर्ल्ड में नंबर 1 है। तो सबसे ज़्यादा रेबीज से होने वाली डेथ आज की तारीख में इंडिया में हो रही है और डॉग बाइट के केसेस भी हर साल बढ़ते जा रहे हैं। तो अब इसी के बारे में थोड़ा शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे। तो रेबीज होता कैसे है? रेबीज इज ए वायरल डिजीज। एक वायरस होता है रेप्टोवायरिडी फैमिली का लाइसा वायरस। ये एक बुलेट शेप्ड वायरस है जो कि जानवरों के काटने से ह्यूमंस में होता है। अब कौन से जानवर हैं जो रेबीज को फैला सकते हैं? तो सबसे कॉमन आपका आता है डॉग्स, आपके कुत्ते, बिल्लियां, कैट्स, मंकीज, वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि फॉक्सेस, आपके लोमड़ियां, चमगादड़, बैट्स। ये भी एक रेबीज का इंपॉर्टेंट वेक्टर है। कुछ जैसे आपको किसी कैटल को, किसी आपके गाय या किसी भैंस को अगर रेबीज वाले कुत्ते ने काट लिया, अगर उसमें रेबीज है तो थ्योरेटिकली उनके काटने से भी रेबीज हो सकता है। तो जानवरों से फैलने वाली ये बीमारी है। अब बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में कि रेबीज के जानवर ने आपको काटा और पहला सिम्टम आया, उसके बीच में कितना टाइम होता है? तो जनरली होता है 30 to 90 डेज। 30 डेज टू 90 डेज इस पर डिपेंड करता है कि जो जहां पे काटा है उस एरिया का ब्रेन से कितना डिस्टेंस है। जितना क्लोज बाइट आपके ब्रेन के होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के होगा, उतना जल्दी सिम्टम्स आने शुरू होंगे। और एक बार सिम्टम्स आ गए तो रेबीज इज ऑलमोस्ट 100% फेटल। बचने का कोई चांस नहीं है, इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनिए कि इसमें क्या करना है हमें। अब ये फैलता कैसे है? जैसे जानवर ने आपको बाइट किया, उसके सलाइवा में रेबीज का वायरस है। वो वायरस हमारे नर्व्स में घुस जाता है, वहां से फिर ट्रेवल करता हुआ हमारे स्पाइनल कॉर्ड में आता है, वहां से फिर हमारे ब्रेन में जाता है और ये बेसिकली ब्रेन में एंसेफेलाइटिस, ब्रेन में सूजन पैदा करता है, जिस वजह से सारे सिम्टम्स आते हैं। अब बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या है। तो इनिशियल जो कॉमन सिम्टम्स है वो है बुखार का आना, जिस जगह काटा है उस जगह पेन होना, बहुत ज्यादा थकान, फटीग रहना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, नोजिया, वॉमिटिंग, जी घबराना, उल्टी आना, डिजीनेस, चक्कर आना, बॉडी पेन, हेडेक। ये सारे कॉमन सिम्टम्स है, ये जो स्टार्टिंग में आते हैं। बट असली सिम्टम्स आते हैं थोड़े दिन के बाद। जो क्या है, जो कि दो भागों में बांटा, अगर उनको डिवाइड कर सकते हैं हम। एक होता है आपका फ्यूरियस रेबीज और एक होता है पैरालिटिक रेबीज। तो 2/3 पेशेंट्स में फ्यूरियस रेबीज आता है। तो फ्यूरियस रेबीज क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि पेशेंट बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आता है, डिलीरियम स्टेट में आता है, हेलुसिनेट करता है, नाइटमेयर्स आते हैं, बुरे सपने आते हैं, हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति में रहता है, बहुत ज्यादा एजिटेटेड, एग्रेसिव रहता है। फिर एक बहुत ही क्लासिकल सिम्टम है, वो है हाइड्रोफोबिया। कि अगर आप उस ऐसे पेशेंट को, इसको रेबीज के सिम्टम्स है, उससे अगर आप पानी का ग्लास देंगे तो पानी देखते ही उसके लेरिंजियल स्पाज्म, उसके बॉडी में मसल स्टिफ हो जाएंगे, वो पानी नहीं पी पाएगा, उससे डर लगेगा पानी से। उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। ये क्लासिकल रेबीज का सिम्टम है। फिर होता है एरोफोबिया, यानी कि हवा के झोंके से परेशानी होना। फोटोफोबिया, तेज रोशनी से परेशानी होना। और कुल मिला के बहुत ही एजिटेटेड सा, एग्रेसिव सा पेशेंट रहेगा और ये फ्यूरियस रेबीज के लक्षण है। अब बात करते हैं कि एक और सिम्टम है एक्सेसिव सलाइवेशन, कि बहुत ज्यादा लार बनेगी, सलाइवा बहुत ज्यादा बनेगा। और फिर दूसरा पार्ट है पैरालिटिक रेबीज। इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट शांत रहता है बट इसमें पैरालिसिस हो जाता है, मसल स्टिफनेस होती है, आपके बॉडी में जो मसल्स है वो स्टिफ हो जाते हैं, पैरालिसिस होता है, आपका रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, हार्ट फेलियर होता है, पेशेंट कोमा में आता है, वेंटिलेटर पे डिपेंड होता है और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है, जो कि हो सकती नहीं, होगी। 100% केसेस में फैटेलिटी है रेबीज में। तो ये बहुत ही ध्यान से सुनने लायक चीज है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। दोस्तों, रेबीज का डायग्नोसिस का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि एक बार सिम्टम शुरू हो गए तो फिर बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। अब इसमें बात करते हैं कि अगर थ्योरेटिकली बात करें, अगर एकेडमिक पर्पज से बात करें, तो डायग्नोसिस में आपका जो स्किन बायोप्सी होती है, कॉर्नियल बायोप्सी होती है, पोस्टमार्टम में ब्रेन की बायोप्सी होती है, इससे हम रेबीज के बारे में पता लगा सकते हैं। और कुछ अगर एकेडमिकली बात करें तो कुछ नेगरी बॉडीज होती है जो कि उसके साइटोप्लाज्म में मिलती है, वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो गया। बट हमें ये जानना है कि एक बार अगर सिम्टम्स आ गए तो ऑलमोस्ट 100% फेटेलिटी, डेथ रेट है रेबीज में। अब बात करते हैं इससे बचे कैसे, इसका मैनेजमेंट कैसे करें। तो
तो सपोज आपको एक डॉग ने बाइट कर लिया, कुत्ता आपको काट गया, तो अब करना क्या है? तो सबसे पहले तो हमें पेशेंट को रीअश्योर करना है कि पेशेंट पैनिक ना हो। पैनिक होने के बाद में गलत डिसीजंस लिए जाते हैं और गलत ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे पहले पेशेंट को शांत करना है। दूसरा है कि सबसे सेकंड चीज है कि चलते हुए पानी से, टैप वाटर से 15 मिनट तक उस घाव को साफ करना है। उससे उस घाव का जो वायरल लोड है वो काफी हद तक कम हो जाता है। फिर सोप से या बीटाडीन जैसे डिसइंफेक्टेंट से उस एरिया को अच्छे से साफ करना है। फिर ये ध्यान रखना है कि रेबीज का जो डॉग बाइट का जो वुंड है उसे हमें ज्यादा टाइट क्लोज नहीं करना है, उसमें ज्यादा टांके नहीं लगाने हैं। जितना हो सके उसे ओपन रखिए या बहुत ही हल्की और लाइट ड्रेसिंग कीजिए। जितना वो खुला रहेगा उतना आपका वायरस का ट्रांसमिशन कम होगा। फिर है कि जिस एनिमल ने हमें काटा है उसे ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए कम से कम 10 दिन। रेबीज का जो डॉग है वो ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 दिन जीता है। तो किसी डॉग को रेबीज है या नहीं देखने के लिए ये देखिए उसका लाइफ स्पैन कितना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है कि टेटनस का और रेबीज का वैक्सीन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले टेटनस का इंजेक्शन लगाइए, वैक्सीन लीजिए रेबीज की, कुछ एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ताकि घाव में इन्फेक्शन ना हो, और कुछ पेन किलर्स दिए जाते हैं। अब रेबीज की वैक्सीन के बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले हमें बात करनी पड़ेगी कि रेबीज डॉग बाइट की कैटेगरी क्या होती है। 3 कैटेगरीज होती है, 1, 2, 3। कैटेगरी 1 में क्या है कि डॉग ने या कैट ने या जिस भी एनिमल ने आपको सिर्फ लिक किया है, सिर्फ चाटा है, वो भी इंटैक्ट स्किन पे। आपकी स्किन पे कोई खरोच नहीं है, आपका सीधा सलाइवा आपके इंटैक्ट स्किन के कांटेक्ट में आया है, कोई आपका घाव नहीं था। तो ये एक सेफ चीज है, इसमें आप सिंपल अपना डिसइंफेक्टेंट से हाथ धोइए, इसमें किसी वैक्सीन की जरूरत नहीं है। कैटेगरी 2 है कि कुछ माइनर खरोचे हैं, ब्लड नहीं है बट ज्यादा बाइट नहीं है पर माइनर खरोचे हैं, उस पे जानवर ने लिक किया है, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, इसमें आपको रेबीज का वैक्सीन लेना पड़ेगा। फिर तीसरी कैटेगरी है प्रॉपर बाइट, कि आपका वुंड में फ्लैश निकला है, आपका ब्लड निकला है, तो ये कैटेगरी 3 है। इसमें रेबीज वैक्सीन के साथ में रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि वैक्सीन के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो उसके 3 तरीके हैं। एक होता है आपका प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, एक होता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, एक होता है आपका री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। अब प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है कि जो लोग जिन्हें कुत्ता काटने की या जानवर के काटने की संभावना ज्यादा है, ऐसे लोग कौन से होते हैं? आपके वेटरनरी डॉक्टर्स, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, आपके जू कीपर जो कि जू में एनिमल से डील करते हैं, मिलिट्री डॉग हैंडलर्स जो कि डॉग्स के संपर्क में ज्यादा आते हैं, आपके जो स्वीपर्स वगैरह नगर पालिका के लोग होते हैं जो कि सफाई करते हैं सड़कों पे, आपके जो लैब वर्कर्स होते हैं जो कि लैब में वायरस से डील करते हैं, आपका जो भी आपके लैब के जो काम करने वाले लोग होते हैं, इन लोगों में रेबीज का चांस ज्यादा होता है होने का, जानवर को बाइट करने का चांस इनमें ज्यादा होता है। तो इन्हें प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस दिया जाता है। इसकी क्या डोजेज होती है? इसकी होती है 0, 7 एंड 21 या 28, यानी कि पहली डोज लगेगी 0 डे पे, फिर उसके 7 दिन बाद, फिर उसके 21 या 28 दिन के बाद में 3 डोजेज ये लगती है। अब बात करते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की, कि मान लीजिए कि आपको जानवर ने काट लिया, तो उसके बाद क्या करना है। जैसे मैंने बताया था, अगर कैटेगरी 3 वुंड है तो उसमें 2 चीजें लगेगी, एक तो आपकी रेबीज वैक्सीन, एक आपका रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन एक डायरेक्ट इम्यूनिटी, आपका डायरेक्ट एंटीबॉडीज होती है रेबीज वायरस के अगेंस्ट। वो कहाँ लगती है? वो आपके वेट के अकॉर्डिंग उसके सबसे डोज तय होती है उसकी, और जहां वो काटा है उस पर्टिकुलर घाव पे वो इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है। और रेबीज वैक्सीन जो कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस होता है, उसमें 5 डोजेज होती है। एक आपका 0 डोज यानी कि जिस दिन कुत्ता काटा है, एक आपका 3rd डोज यानी डे 3 पे, आज 0 है तो 3 दिन बाद, फिर आज 0 है तो 7 दिन बाद 7th डे पे, फिर 14th डे पे, और फिर 28th डे पे, टोटल 5 डोजेस। तो ये आपका पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस हुआ। अब मान लीजिए कि किस्मत ज्यादा ही खराब है और ये सब होने के बाद दोबारा आपको कुत्ते ने काट लिया, तो उसमें होता है री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, कि अगर आपका पहले का वैक्सीनेशन पूरा है तो फिर अगर कुत्ता आपको बाद में काटता है तो आपको केवल 2 डोजेस लगवानी है, एक 0 डे पे और एक 3rd डे पे। तो ये आपका हो गया टोटल रेबीज का वैक्सीनेशन। अब रेबीज की वैक्सीन लगती कहाँ पे है? ये 2 तरीके से लगती है, एक इंट्राडर्मल, एक इंट्रामस्क्यूलर।
गवर्नमेंट सेटअप्स में WHO इंटरडर्मल को ज़्यादा प्रमोट करते हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। प्राइवेट सेटअप्स में ज़्यादातर इंट्रामस्कुलर दिया जाता है क्योंकि वो ईजी है लगाने के लिए। तो इनकी डोजेस भी अलग अलग होती है, थोड़ा डिटेल ज़्यादा हो जाएगा। बट अगर आप प्राइवेट सेटअप्स में बात करें तो ज़्यादातर इंट्रामस्कुलर दी जाती है। कहाँ दी जाती है? कंधे में, डेल्टॉइड पे दी जाती है, और बच्चों में थाई पे दी जाती है। तो ये इसका कॉमन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। अब बात करते हैं कि हम कुछ ऐसी चीजें जिससे हम डॉग बाइट को प्रिवेंट कर सकें, कि हमें कुत्ता ना काटे, जानवर ना काटे। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है, उसमें है स्टे अवे फ्रॉम सस्पेक्टेड एनिमल। कि अगर हमें दिख रहा है कि कुछ या हमारा पेट डॉग हो या फिर स्ट्रे डॉग हो, उसमें कुछ उसके हाव भाव बदल रहे हैं, वो ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, ज्यादा लोगों को काट रहा है, तो तुरंत आप अपने सरकार को, आप जो भी आपके कर्मचारी आसपास, उनको आप संपर्क करें, उसको बताइए कि भाई इसे उठाइए आप। दूसरा है कि वैक्सीनेट योर पेट एनिमल्स। जो भी आपके पेट डॉग है, पेट कैट्स हैं, उन्हें आप वैक्सीनेट कीजिए। तीसरा है कि चिल्ड्रन और एल्डरली, बच्चों को और बूढ़ों को इनसे दूर रखिए। चौथा है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कोऑपरेट विद गवर्नमेंट। कि आजकल कई स्कीम्स आती है, गवर्नमेंट स्टे डॉग्स को उठा रही है या उन्हें कहीं और सेटल करना चाहती है, तो उसमें अननेसेसरी आप आंदोलन ना करें। ये आपकी हेल्थ के लिए हो रहा है, सरकार के साथ आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें। डॉग लवर होना अच्छी बात है, पर उस चक्कर में आप दूसरों को परेशान ना करें। कोशिश करें कि जितना हो सके आप गवर्नमेंट से कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि अगर ये एक बार आपको रेबीज का एनिमल काट गया और सिम्टम्स आ गए तो डेथ इज 100% श्योर। तो इस चीज को इतना लाइटली नहीं लेना है, और एक रेस्पॉन्सिबल डॉग लवर बने। अगर अपनी सोसाइटी में भी आपके पास, अगर आप कुत्ता रखते हैं या कोई पेट एनिमल रखते हैं, तो ये आपकी ड्यूटी है कि वो दूसरों को परेशान ना करें। तो इस तरीके से आप खुद का भी एक शौक पूरा कर सकते हो, दूसरों को भी परेशान ना करें। तो ये थी रेबीज के बारे में एक छोटी सी जानकारी। धन्यवाद।